Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 1st of November 2022. 1 नवंबर 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस शुरू करेंगे और आई होप आप लोग को वीडियो अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो आप उसको लाइक ज़रूर करेंगे. डू लाइक इट, डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एज वेल. स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के सवालों के साथ, जो कि प्रीलिम्स के लिए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जो भी हमारा करंट अफेयर्स में भी हमने न्यूज़ एनालिसिस पढ़ा है उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग ज़रूर आंसर करिएगा. तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला सवाल है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट. तो यूएपीए के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स हैं. पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट विल अप्लाई टू द ऑफेंडर्स इन द सेम मैनर इवन इफ द क्राइम इज कमिटेड आउटसाइड इंडिया. ठीक है ना, कि मतलब इंडिया के बाहर अगर क्राइम होता है तो भी इसी तरीके से लागू होगा. दूसरा, देर इज़ अ प्रोविजन फॉर डिफ़ॉल्ट बेल बट नॉर्मल बेल रूल्स डू नॉट अप्लाई टू द अक्यूज्ड अंडर दिस एक्ट. तो ये दूसरा स्टेटमेंट है. तीसरा कह रहा है एन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर डज नॉट रिक्वायर एनी अप्रूवल टू सीज प्रॉपर्टीज दैट मे बी कनेक्टेड विद द टेररिज्म अंडर दिस एक्ट. तो आपको बताना है करेक्ट आंसर्स कौन कौन से हैं इस क्वेश्चन के, कौन कौन से करेक्ट स्टेटमेंट्स है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्टेटमेंट्स. ठीक है ना. अब मैं आपको आंसर बताता हूँ लेकिन आप अपनी तरफ से अटेम्प्ट जरूर करिएगा. देखो, इसमें तीसरा स्टेटमेंट गलत है. क्यों गलत है? क्योंकि इसमें डीजीपी रैंक की ऑफिसर की एक मतलब अप्रूवल लगता है, डीजीपी का अप्रूवल लगता है, जो डायरेक्टर जनरल पुलिस होता है उसका अप्रूवल लगता है टू इन ऑर्डर टू सीज द प्रॉपर्टी. इसलिए तीसरा स्टेटमेंट गलत है. पहला दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. ठीक है ना. सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं. काला नमक राइस के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स बताने हैं काला नमक राइस के रिगार्डिंग. पहला स्टेटमेंट कह रहा है काला नमक इज अ ट्रेडिशनल वेराइटी ऑफ पैडी विद ब्लैक हस्क एंड स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस. दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इट इज यूजुअली ग्रोन इन द तराई रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड इन नेपाल. तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत, मतलब गलत स्टेटमेंट्स आपको बताने हैं. वैसे ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है एनालिसिस में. आई होप आप सही करेंगे इस क्वेश्चन को. द करेक्ट आंसर इज नन ऑफ दीज आर इनकरेक्ट. दोनों ही सही स्टेटमेंट है, दोनों ही सही स्टेटमेंट है, इसलिए गलत कोई भी नहीं है. तो आंसर विल बी नाइदर वन नॉर टू. ठीक है ना. क्वेश्चन नंबर 3, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है. ग्लाइफोसेट. ग्लाइफोसेट इज कंसिडर्ड हार्मफुल एंड ये क्या है, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज दिस ग्लाइफोसेट? फूड प्रिजर्वेटिव, प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट या हर्बिसाइड. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्लाइफोसेट? क्यों मतलब ये हार्मफुल है, इनमें से क्या है ये कि हार्मफुल है? द करेक्ट आंसर इज हर्बिसाइड. इट इज़ एन हर्बिसाइड. याद करो, जब मैंने जीएम मस्टर्ड आपको पढ़ाया था, जब बार्नेस, बार स्टार और ये सब पढ़ा रहा था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ग्लाइफोसेट से बेसिकली ये प्रोटेक्ट करता है. ग्लाइफोसेट इज अ हर्बिसाइड. ठीक है ना. तो दैट इज द करेक्ट आंसर. आई होप यू गॉट क्लैरिटी. कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ रिवाइज हुआ होगा आपका. मूव करते हैं न्यूज़ एनालिसिस पार्ट में. पहली न्यूज़ फ्रंट पेज की सबसे इंपॉर्टेंट है. सुप्रीम कोर्ट पुट्स एन एंड टू द 2 फिंगर टेस्ट ऑन रेप सर्वाइवर्स. तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है एंड बहुत ज़रूरी डिसीजन था ये, क्योंकि आपने सत्यमेव जयते देखा होगा जिसमें आमिर खान का शो था, तब भी ये बहुत बड़ा मुद्दा बना था. इनफैक्ट जो लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं उनके लिए तो बहुत पहले से मुद्दा था, जो लोग टीवी देखते हैं उनके लिए सत्यमेव जयते के बाद मुद्दा था, और कुछ लोग जो नहीं जानते उनके लिए चलो एनालिसिस में अपन देख लेते हैं. तो होता क्या है, जो रेप सर्वाइवर्स रहते हैं ऑलरेडी वो बहुत ज़्यादा ट्रॉमा झेले हुए रहते हैं, ऑलरेडी उनके साथ ऑलरेडी इतना गलत हुआ है, उसके बाद भी एक पता नहीं कौन सी ये प्रोसेस थी 2 फिंगर टेस्ट की, जिसमें ये टेस्ट किया जाता था कि व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेक्स फॉर दैट गर्ल. क्या टेस्ट करते थे वो लोग कि मतलब कि आर यू हैबिचुएटेड टू सेक्स और नॉट. इफ़ यू आर हैबिचुएटेड टू सेक्सुअल इंटरकोर्स देन इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट वेदर यू आर रेप्ड और नॉट, है ना. तो यहाँ पे ये जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ जी ने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बोली, यही चीज़ उन्होंने बोली. देखो यहाँ पे लिखा है द सोल रीजन देखो द सोल रीजन being behind this 2 finger test, regressive test on traumatized sexual assault survivor is to see whether the woman or girl was habituated to sexual intercourse. मतलब ये देखने के लिए कि क्या वो जो सर्वाइवर है इज शी हैबिचुएटेड टू सेक्सुअल इंटरकोर्स और नॉट. एंड यहाँ पर इन्होंने जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ जी ने एक इंपॉर्टेंट चीज़ बोली कि दिस इज़ नॉट रेलिवेंट. even if she is habituated or if she is not habituated, how is this relevant whether she was raped or not. तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने बोली कि even if she is habituated to sexual intercourse she might be raped and that is the sole thing we need to understand.
there is no a connection between the two. If she is habituated, then it will be very difficult to find whether she is raped or not. तो यहाँ पे important ये नहीं है, this question is not important whether she was having some sexual experience or not, है ना. तो this is very immaterial to the question of the conduct. यहाँ पे जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने बोला कि 2 finger टेस्ट करके आप ये एनालाइज कर रहे हो कि whether she was habituated to sexual intercourse, whether she had experience in sexual intercourse or not, but that is immaterial, that is not relevant to this question whether she was raped or not. Therefore you need not to perform this act of 2 finger test. तो ये यहाँ पे जो रिग्रेसिव टेस्ट है इसको सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली कहा है कि नाउ यू विल नॉट बी डूइंग दिस टेस्ट ऑन दिस. एंड ये जो टेस्ट है इट हैज़ नो साइंटिफिक बेसिस, नाइदर इट प्रूव्स नॉर इट डिसप्रूव्स एनी एलिगेशंस ऑफ रेप. ठीक है ना. तो नाइदर इट प्रूव्स नॉर इट डिसप्रूव्स एनी एलिगेशंस ऑफ रेप, सो दिस इज इररेलेवेंट. सो व्हाई आर यू डूइंग सच एन इररेलेवेंट टेस्ट? ये 2 finger टेस्ट मस्ट नॉट बी कंडक्टेड. देयरफॉर दे हैव सेड दैट दिस 2 finger टेस्ट मस्ट नॉट बी कंडक्टेड. एंड इंपॉर्टेंट ये जजमेंट है, याद रखिएगा आप लोग, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड द कोर्ट ऑल्सो पॉइंटेड आउट दैट 2013 अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 53A इन द इंडियन एविडेंस एक्ट, जो सेक्शन 53A है इन द इंडियन एविडेंस एक्ट, उसमें लिखा है द एविडेंस ऑफ द विक्टिम्स कैरेक्टर और हर प्रीवियस सेक्शुअल एक्सपीरियंस. देखो क्या लैंग्वेज लिखी है, द एविडेंस ऑफ अ विक्टिम्स कैरेक्टर or her previous sexual experience with any person shall not be relevant to the issue of the consent or quality of consent in the prosecution of sexual offenses. मतलब sexual offenses में उस लड़की का जो past sexual experience है वो मैटर नहीं करता, that is not relevant to this issue. मतलब वो आप देखो, अगर कोई लड़की या कोई if the girl is sexually active, suppose करो if the girl is sexually active, is this a consent to rape? It is not a consent to rape ना. This should not be that thing. यही चीज़ है, ये एक प्रोग्रेसिव थॉट है जिसको कि ऑनरेबल जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जी ने प्रमोट किया, एंड दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग टू से. एंड दिस एक्ट नाउ ऑफ 2 finger टेस्ट विल नॉट बी कंडक्टेड, सो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग. सेकेंड थिंग इंपॉर्टेंट कमिंग फ्रॉम ब्राज़ील, लूला डा सिल्वा हैज़ डिफीटेड द बोल्सोनारो इन ब्राज़ील प्रेसिडेंशियल इलेक्शन. तो ये बोल्सोनारो जो था वो ट्रम्प ऑफ द ट्रॉपिक्स बोला जाता है इनको दूसरा नाम दिया गया है ट्रम्प ऑफ द ट्रॉपिक्स. और बोल्सोनारो इनकम्बेंट था वहाँ पे, मतलब ऑलरेडी एक इनकम्बेंट प्रेसिडेंट था और उसको लूला डा सिल्वा ने हरा दिया. तो दैट इज़ द न्यूज़ कमिंग. ब्राज़ील का जो नया प्रेसिडेंट है वो है लेफ्टिस्ट लीडर लुइस इनासियो लूला डा सिल्वा, था ना. तो ही इज़ अ लेफ्टिस्ट लीडर, याद रखिएगा. दिस इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट. आगे मूव करते हैं. अब एक यहाँ पे हम न्यूज़ में बात करेंगे कैपिटेशन फ़ी टेकन बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इलीगल. मद्रास हाई कोर्ट का एक डिसीजन है रिसेंटली ऑन द कैपिटेशन फीस. एक्चुअली अब हाई कोर्ट है तो इसका रूल जो लागू हो रहा है, जैसे एज ऑफ नाउ इट इज़ इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, चेन्नई, और वहाँ पे जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ऊपर तो ये बिल्कुल लागू पड़ेगा. अब देखो क्या है बेसिकली ये वर्डिक्ट. इसमें मद्रास हाई कोर्ट ने ये कहा है कि जो भी कैपिटेशन फीस है, मतलब कि फीस के एक्सेस में जितना भी बाकी पैसा है, जितना भी बाकी अमाउंट है, दैट विल प्रिस्क्राइब्ड एज इलीगल. वो एक इलीगल अमाउंट है और वो आप नहीं लेंगे, किसी भी माध्यम से नहीं लेंगे, इवन इफ इट इज हैपनिंग ऑन वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन और डोनेशन एक्टिविटी लाइक. अब देखो क्या होता था, मैं आपको बताता हूँ क्या करते हैं कॉलेज वाले, हाउ दिस रैकेट वर्क्स. व्हाट दे से इज दैट, मान लो फीस है 60,000 रुपये या 70,000 रुपये सपोज करो फीस है. अब वो कैपिटेशन फी बोलेंगे कि भैया आपको जमा करना पड़ेगा 2,70,000 रुपये. ठीक है ना. अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपको 2 लाख, क्योंकि आपके बच्चे के नंबर इतने नहीं आए हैं, आपको 2,70,000 जमा करेंगे. तो मैं अब वो क्या करेंगे, 70,000 रुपये तो वो आपके अकाउंट में दिखाएंगे और 2 लाख रुपए आपको बोलेंगे कि इनकी एक सिस्टर ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, एक ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, एक ट्रस्ट के नाम पे आप वहाँ पे जमा कर दो. अब होता क्या था, 2 लाख रुपए जब ये ट्रस्ट में जाता था तो वहाँ पे होता था टैक्स एग्जेम्पशंस एंड टैक्स एग्जेम्पशंस होते थे. भैया ट्रस्ट है, अच्छे कामों के लिए लगी होगी या कुछ ऐसा होगा, तो वहाँ पे टैक्स एग्जेम्पशन मिलेंगे. तो अब आप समझ में आया ना कि ये क्या करते थे, टैक्स एग्जेम्पशन मिल जाता था, पैसा भी एक्स्ट्रा ले लेते थे कैपिटेशन के नाम पे. और अब मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है कि किसी भी तरीके से, इवन मतलब प्रिस्क्राइब्ड फीस से ज़्यादा, तो आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इट शुड बी ट्रीटेड एज कैपिटेशन फीस. अगर
कैसा भी पैसा लिया गया है, इनडायरेक्टली भी लिया गया है या किसी और माध्यम से लिया गया, तो वो कैपिटेशन फीस के रूप में ही माना जाएगा। एंड वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन भी अगर किसी ने किया है या डोनेशन भी किया है, दैट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज कैपिटेशन फीस ओनली, एंड एनी फॉर्म ऑफ कलेक्शन विल बी इलीगल। किसी भी तरीके का ये कलेक्शन जो होगा वो इलीगल माना जाएगा, एंड इट विल बी पनिशेबल एज वेल, ये पनिशेबल भी रहेगा। सो ऑल दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आपको समझ में आ गया होगा, और ये मुद्दा भी इंपॉर्टेंट है और नेशनल लेवल पे भी उठना चाहिए डेफिनेटली, और दैट इज़ अ थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। आते हैं एडिटोरियल पेज पे। यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, ईडब्ल्यूएस कोटा किस सीक्वेंस में इम्प्लीमेंट हो उसके ऊपर ये आर्टिकल है। वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं इतना ज़्यादा, थोड़ा बहुत मैं आपको इधर उधर के जो फैक्चुअल एनालिसिस आइटम्स इसमें से मिलेंगे वो ज़रूर आपको बता देता हूँ। देखो, एक तो है इंडिया में जो सिस्टम होता है रिजर्वेशन का, वो है वर्टिकल रिजर्वेशन सिस्टम, है ना। वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल भी है, लेकिन वर्टिकल पहले हमारा होता है मेन। और वर्टिकल में जो 2019 तक का प्रावधान था वो था कि जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज है, मतलब स्टिग्मेटाइज्ड एंड मार्जिनलाइज्ड जो ग्रुप्स थे, SCs, STs, OBCs, इनको रिजर्वेशन दिया जाता था। फिर इनके अंदर हॉरिजॉन्टल ग्रुपिंग थी, जैसे कि वुमेन हो गई या पीपल विद डिसेबिलिटी हो गए या डोमिसाइल हो गए। तो इस तरीके के अलग अलग जो हॉरिजॉन्टल ग्रुप्स है रिजर्वेशन के, वो एप्लीकेबल रहते थे, ठीक है ना। तो वर्टिकल रिजर्वेशन में पहले कौन सा सिस्टम था, केवल सोशली एजुकेशनली बैकवर्डनेस इंक्लूड की जाती थी। लेकिन 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जब आया, यानी कि 2019 में जब 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ, उसमें 10% कोटा दिया गया टू द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। अब ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है वो इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस को लाया, और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये की गई कि इसमें SC, ST, OBCs को अलग कर दिया गया। द SC, ST, OBCs वर नॉट इंक्लूडेड इन दिस, है ना। तो एक तो क्वेश्चन ये उठता है कि वाई दे वर एक्सक्लूडेड, है ना, वाई SC, ST, OBC वर एक्सक्लूडेड, ओनली जनरल कैटेगरी के इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को क्यों इंक्लूड किया गया। सो द फर्स्ट क्वेश्चन वाज दैट। सेकंड, इन्होंने कहा है, एक तो क्वेश्चन ये उठाया, दूसरा एक क्वेश्चन और उठता है हमेशा, वो उसकी मतलब जो अमाउंट है, यानी कि उसकी अमाउंट उतनी ही फिक्स कर दी गई जितनी क्रीमी लेयर के लिए फिक्स की गई है, 8 लाख रुपए। तो यहाँ पे दो ये बेसिकली जो क्रिटिसिज्म के पॉइंट्स होते हैं वो यही उठते हैं कि पहला तो ये कि इनको क्यों एक्सक्लूड किया गया। क्या वो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक व्यक्ति SC कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है प्लस इकोनॉमिकली वीकर भी हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो अब क्या हो, ये प्रॉब्लम क्या, कौन सी प्रॉब्लम हो गई, ये ओवरलैप की प्रॉब्लम शुरू जाती है ना। दिस क्रिएट्स द प्रॉब्लम ऑफ ओवरलैप, बिकॉज अ पर्सन कैन बी अ शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब एंड ही और शी माइट बी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एज वेल, है ना। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन विच ऑथर सेज कि यहाँ पे उठता है। इसके अलावा ऑथर ने कहा है कि ये जो हमारे यहाँ सिस्टम होता है, जैसे वर्टिकल रिजर्वेशन का जो सिस्टम है, उसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि पहले ओपन कैटेगरी की सीट्स भरी जाती है। जैसे कि कोई व्यक्ति ओपन कैटेगरी में कैसे आता है, ओपन कैटेगरी का मतलब ये नहीं कि जनरल कैटेगरी, ओपन कैटेगरी का मतलब है कि बेस्ड अपॉन मेरिट। आपका अगर मेरिट है, अगर आप SC कैटेगरी के हैं लेकिन आपके नंबर जनरल से भी ज़्यादा आए हैं, तो आपको ओपन कैटेगरी में सीट मिल जाएगी। अगर आप OBC कैटेगरी के भी हैं लेकिन आपके जनरल कैटेगरी से भी ज़्यादा नंबर आए, तो आपको ओपन कैटेगरी में सीट मिल जाएगी। तो ये हमारा सिस्टम है हमारे यहाँ। ओपन कैटेगरी की सीट पहले भरी जाती है, उसके बाद फिर रिजर्वेशन वाली सीट भरी जाती है। इसको बोलते हैं ओवर एंड अबव चॉइस रूल। क्या बोलते हैं इसको, ओवर एंड अबव। देखो, दिस इज कॉल्ड नोन एज द ओवर एंड अबव सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन इन इंडिया, ठीक है ना। एंड दिस इज डिफरेंट फ्रॉम गारंटीड मिनिमम रूल। एक दूसरा रूल भी है रिजर्वेशन का, गारंटीड मिनिमम रूल। वो रूल कहता है कि मतलब मिनिमम इतने लोग इस कैटेगरी के रहेंगे ही रहेंगे, मतलब किसी एक पर्टिकुलर बेनिफिशियरी ग्रुप के इतने लोग रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली ये कहना, तो ये दैट विल बी डिफरेंट थिंग, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। गारंटीड मिनिमम आपको समझ में आ गया होगा, ओवर एंड अबव समझ में आ गया होगा। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज टू थिंग्स। ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी इस आर्टिकल से। बाकी फिर जो ऑथर ने बताया वो ना मुझे समझ में आया ना आपको समझ में आएगा, है ना। वो कोई सी ज़्यादा काम का नहीं है, मतलब तो उसको आप कर सकते हो इग्नोर। और दूसरा एडिटोरियल भी काम का नहीं है। अगला है अमेंडमेंट्स टू द IT रूल्स। अब ये इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल है, 2021 IT रूल्स अमेंडमेंट्स जो है उनको अभी जस्ट 28 अक्टूबर को आई थिंक रिलीज़ किया गया है। नाउ दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट, दिस अमेंडमेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखिएगा, मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। सबसे पहले एक टर्म याद रखिएगा, SMI यानी कि सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज, ठीक है ना। सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज जो जैसे आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कि समझना कि उनके रिगार्डिंग ये रूल निकाले गए हैं। सोशल मीडिया इंटरमीडियरी मतलब कि जैसे ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप, ये सब हो गए सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज के रूप में ये आते हैं। अब
क्या चेंजेस किए गए हैं, क्या नहीं किए गए हैं, वो सारे मैं आपको एक एक करके बताता हूँ, ठीक है ना। तो ये आप याद रखिएगा, इनको बोलते हैं डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021, ठीक है। क्या बोलते हैं इनको हम? डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल 21। अब नाउ दिस ये आईटी रूल्स के रूप में आईटी रूल्स 2021 जो है वो लाए गए हैं। आईटी रूल्स 2021 क्या बोलते हैं, एक एक करके आप लोग लिखिए, हेडिंग डाल लीजिए। व्हाट इज अमेंडेड इन दिस, व्हाट इज अमेंडेड इन आईटी रूल्स 2021, लिख लिया आपने, हेडिंग लिख ली। अब आप पहला देखिए, पहले तो ये समझिए कि इसके 3 बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं। देयर आर 3 बेसिक ऑब्जेक्टिव्स फॉर दिस। पहला, need to ensure that the interest and constitutional rights of the citizens are being protected and are not contravened by the platforms। जो ये प्लेटफॉर्म्स हैं, ट्विटर, फेसबुक, ये लोगों के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को वो कॉन्ट्रावीन ना करें, ठीक है ना। सेकेंड, टू स्ट्रेंथन द ग्रीवेंस रिड्रेसल, जो ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है उसको स्ट्रेंथन करना भी एम था, ठीक है ना। तीसरा, दैट कंप्लायंस विद दीज शुड नॉट इम्पैक्ट द अर्ली स्टेज इंडियन स्टार्टअप। अब ये कंप्लायंस जो है, ये सब कंप्लायंस होने ज़रूरी है, लेकिन ऐसा ना हो कि जो हमारे अर्ली स्टेज के कुछ इंडियन स्टार्टअप्स आ रहे हों वो इस कारण से परेशान हो जाए। तो ये तीनों चीज़ें एम थी। पहला तो लोगों के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को बचाना, दूसरा ये कि ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म स्ट्रॉन्ग करना, और तीसरा इस कंप्लायंस का इम्पैक्ट हमारे नए स्टार्टअप्स में नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे अमेंडमेंट जो है उनको 2 कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। पहली कैटेगरी है जो कि मतलब एसएमआईज, यानी कि जो सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज हैं उनके ऊपर ऑब्लिगेशन लगाती है कि वो ज़्यादा अच्छे से यूज़र्स को प्रोटेक्ट करें, ठीक है ना। एंड सेकंड कैटेगरी है कि जो ग्रीवेंस रिड्रेसल के बारे में काम करती है। तो एक तो सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज के ऊपर ऑब्लिगेशन है कि वो अच्छे से काम करें और हमारे सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करें, और दूसरा है एक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म प्रॉपर बने। तो जितने भी अमेंडमेंट्स हैं वो इन्हीं कैटेगरीज के अंतर्गत हुए हैं। अब सबसे पहला जो है, देखो सबसे पहला अमेंडमेंट है, तो जो ओरिजिनल आईटी रूल्स 2021 के थे, 2021 में जब ओरिजिनल आईटी रूल्स आए थे तो उस समय ये कहा गया था कि जो एसएमआईज हैं यानी सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज हैं, दे विल इन्फॉर्म द यूजर्स ऑफ रूल्स, रेगुलेशंस, प्राइवेसी पॉलिसी एंड यूजर एग्रीमेंट। वो 4 चीज़ों के रिगार्डिंग यूजर्स को इन्फॉर्म करेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस, प्राइवेसी पॉलिसी, यूजर एग्रीमेंट, ठीक है ना। देन उसके बाद कहा गया कि यूज़र्स को ये तो ठीक है कर दिया गया। अब जो नया जो आईटी रूल्स 2021 के आए हैं, जो अभी रिलीज़ हुए हैं 28 अक्टूबर को, उसमें इसको थोड़ा एक्सपैंड कर दिया गया है। उसके बाद इसको ये भी कहा गया है कि एसएमआईज के पास अब ना ये भी ऑब्लिगेशन है तो टू इंश्योर दैट इट्स यूजर्स आर इन कंप्लायंस विद द रेलेवेंट रूल्स ऑफ द प्लेटफॉर्म्स, ठीक है ना। तो अब वो ये भी इंश्योर करेंगे कि एसएमआईज ये भी इंश्योर करेंगे कि जो यूजर्स हैं वो प्लेटफॉर्म के रूल्स फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो थोड़ा सा एक्सपैंड किया गया है, एसएमआईज की भी पावर बढ़ाई गई है, मैं आपको दिखाऊंगा आगे एसएमआईज की पावर बढ़ाई गई है। तो याद रखिएगा, पहले तो एसएमआईज को ये एप्लीकेशन था कि वो इन्फॉर्म करेंगे, नाउ दे विल इन्फॉर्म द रूल्स, रेगुलेशन ऑल, एंड नाउ दे विल ऑल्सो लुक दैट वेदर दीज रूल्स आर बीइंग फॉलोड बाय द यूजर्स और नॉट, ठीक है ना। एंड इसके अलावा SMIs are now required to make reasonable efforts to prevent prohibited content being hosted on their platforms by the user. Now the SMIs are required to make reasonable efforts to prevent or the prohibited content being hosted on their platform by the users, ठीक है ना। And this enhances the responsibility and commitment of the SMIs, ठीक है ना। हाँ, लेकिन एक ये भी है कि इनकी जो पावर्स है वो भी थोड़ा सा बढ़ेंगी, क्योंकि अगर कोई यूज़र रूल फॉलो नहीं कर रहा है तो एसएमआईज जो हैं वो पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं, बता सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड कंटेंट को मॉडरेट करने की पावर भी उनके पास आ जाएगी, कि जो प्रोहिबिटेड कंटेंट है कैसे पता चलेगा, वो एसएमआईज ही डिटरमाइन करेंगे ना कि ये भाई ये है कि नहीं है, या तो गवर्नमेंट बताएगी या तो एसएमआईज खुद डिटरमाइन करेंगे कि भैया ये कंटेंट प्रोहिबिटेड है, इसको ना होस्ट किया जाए, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, दीज आर थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ी है, लेकिन हाँ उनके साथ साथ पावर भी बढ़ी है। अब यहाँ पे देखो, while the SMIs are unclear of the extent of measures they are now expected to undertake, users are apprehensive that this increased power of SMIs would allow them to trample the freedom of speech and expression। तो अब उनको चूंकि मॉडरेशन की पावर दे दी गई है SMIs को कि भैया आप बताना कि कंटेंट ना हो ये हो, तो लोगों को ये लग रहा है कि दिस विल ट्रैम्पल द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, क्योंकि SMIs की पावर बढ़ा दी गई है। दूसरा, अ सिमिलर कंसर्न्स अराइजेज विद द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड ऑब्लिगेशंस ऑफ SMIs to respect all the rights accorded to the citizens under the constitution including article 14, 19 and 21। तो अब यहाँ पे SMIs को एक नया
वो उन्होंने कहा है कि यू हैव टू रिस्पेक्ट ऑल द राइट्स दैट आर अकॉर्डेड टू द सिटीजन्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 14, 19 एंड 21, ठीक है ना। तो एक तरफ आप एसएमआईज को बोल रहे हो कि आप मॉडरेट भी करो, दूसरी तरफ आप एसएमआईज को बोल रहे हो कि यू हैव टू रिस्पेक्ट द फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन 14, 19 एंड 21, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए इस नए रूल्स के अंतर्गत। देन एसएमआईज आर नाउ ऑब्लिगेटेड टू रिमूव इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन लिंक इन रिलेशन टू द 6 प्रोहिबिटेड कैटेगरीज ऑफ कंटेंट एज एंड व्हेन द कंप्लेंट राइजेस। जैसे ही कंप्लेंट राइज होगी तो 6 कैटेगरीज बनाई गई होंगी। कौन कौन सी 6 कैटेगरीज हैं वो यहाँ पे नहीं लिखी है, बट देयर आर 6 कैटेगरीज विच आर इन द प्रोहिबिटेड कैटेगरीज। तो 6 प्रोहिबिटेड कैटेगरीज हैं, और जैसे ही उन कैटेगरीज के रिगार्डिंग किसी पोस्ट की कंप्लेंट राइज होगी तो उसको रिमूव करना पड़ेगा विद इन 72 आवर्स ऑफ द कंप्लेंट बीइंग मेड। उस कंप्लेंट के 72 घंटे के अंतर्गत वो कंटेंट डिलीट होना चाहिए, ठीक है ना। दैट इज़ द थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट। आप यहाँ पर ये है इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वायरल हो सकता है, वायरल हो सकता है कंटेंट, और इसी को रोकने के लिए कहा गया है कि जो ही अगर कंप्लेंट रेज की जाए किसी कंटेंट के रिगार्डिंग तो फिर उसको 72 घंटे के अंदर आपको डिलीट करना होगा। दैट इज़ द थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट। अब इसके अलावा आप ये भी देखिए कि एसएमआईज को और क्या करना है। तो एसएमआईज को ये भी कहा गया कि आपको और इंक्लूसिव होना पड़ेगा। इंक्लूसिव होना मतलब कि जैसे जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ हैं या दूसरे जो डाइवर्स लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड्स के लोग हैं उनको भी आपको इंक्लूड करना है। तो ऑब्वियसली बात है इससे जो उनका वर्क लोड है वो बढ़ जाएगा और उनको थोड़ा चेंजेस भी करने पड़ेंगे अपने यूआई डिज़ाइन में और इन सब चीज़ों में, तभी जाकर के और इंक्लूसिव बन पाएगा, ठीक है ना। अब इसके अलावा ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए क्या मैकेनिज्म किया गया है, तो कॉर्नर स्टोन जो है इस रूल का वो ये है कि एक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाने की बात एसएमआईज के लिए कही गई है। क्या बात कही गई है कि मतलब आईटी रूल के पहले तक जो था तो प्लेटफॉर्म्स फॉलोड देयर ओन मैकेनिज्म्स, ठीक है ना, और देयर ओन टाइमलाइंस फॉर रिजॉल्विंग द यूजर कंप्लेंट्स। 2021 के आईटी रूल्स के आने के पहले जो एसएमआईज हैं दे वर फॉलोइंग देयर ओन टाइमलाइंस एंड दे वर फॉलोइंग देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर ग्रीवेंस रिड्रेसल। लेकिन आईटी रूल्स ने इसको यूनिफॉर्म कर दिया है और कहा है कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके पास एक ग्रीवेंस ऑफिसर होना चाहिए। वो ग्रीवेंस ऑफिसर 24 घंटे के अंदर वो कंप्लेंट को एक्नॉलेज करेगा, इसके बाद 15 दिनों के अंदर उसको डिस्पोज करेगा। तो 24 आवर्स के अंदर आपको एक्नॉलेज करना है कंप्लेंट को और 15 दिनों के अंदर फिर उसको डिस्पोज ऑफ भी करना है। तो दिस इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। that these are the things which are there in the rules. I hope you got clarity regarding these IT rules now. आगे की न्यूज़ देखते हैं। सेंटर सुप्रीम कोर्ट टेल सेंटर नॉट टू फाइल न्यू सेडिशन केसेस, गवर्नमेंट रीएग्जामिनिंग द प्रोविजंस। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से गवर्नमेंट को कहा है कि कोई भी केस सेक्शन 124A यानी कि जो सेडिशन का सेक्शन है उसके अंतर्गत लागू ना किया जाए, किसी व्यक्ति को सेक्शन 124A के तहत ना पकड़ा जाए, बिकॉज जो गवर्नमेंट है, बिकॉज गवर्नमेंट इज लुकिंग फॉर दैट एंड विंटर सेशन में माइट कम विद लॉ एज वेल। तो जो प्रोविजन है सेडिशन के उसको एग्जामाइन किया जा रहा है एंड हो सकता है कि उनके बारे में कुछ नया रूल निकाला जाए, सो दैट माइट बी केस। कल अब 31 अक्टूबर थी, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हमारे, उनकी बर्थ एनिवर्सरी थी, 147th बर्थ एनिवर्सरी थी सरदार पटेल जी के। इसको एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखिएगा। वी सेलिब्रेट इट एज एकता दिवस। और एकता दिवस में कल प्लेज भी हुई थी हर जगह, मैंने आपको कल प्लेज भी करवाई थी अगर आपको याद हो तो दैट इज़ द थिंग। 147th बर्थ एनिवर्सरी थी सरदार पटेल की। हमारे पहले होम मिनिस्टर भी थे और जो जूनागढ़ था, हैदराबाद था या कश्मीर था, उसका इंटीग्रेशन जो हुआ उसमें बहुत बड़ा रोल था उनका, बहुत बड़ा रोल प्ले किया गया था तो उनके द्वारा। दैट इज़ द थिंग। शाम दाम दंड भेद कहते हैं, सब कुछ यूज़ करके उन्होंने सब कुछ इंक्लूड किया। दैट वाज अ वेरी बोल्ड स्टेप टेकन बाय हिम। साइंटिस्ट्स वेलकम द क्लियरेंस ऑफ जीएम मस्टर्ड फॉर फार्मिंग। अब यह तो आपको पता ही कि जीएम मस्टर्ड को इंक्लूड कर लिया गया है। जीएम मस्टर्ड विल बी द सेकंड जीएम क्रॉप, ट्रांसजेनिक क्रॉप आफ्टर बीटी कॉटन टू बी इंक्लूडेड। और इसमें बारनेज और बारस्टार टेक्नोलॉजी जो है वो यूज़ की जाती है ना। और बारनेज विल बी द बैक्टीरियल प्रोटीन जो कि यूज़ किया जाता है। इसके अलावा आपको ये पता ही है कि ये हर्बिसाइड टॉलरेंट भी है। ग्लाइफोसेट मैंने आपको बताया था, ग्लाइफोसेट हर्बिसाइड टॉलरेंट भी है। एंड जो इसमें प्रोडक्शन है एडिबल ऑयल, जो हमारे यहाँ इंडिया में एडिबल ऑयल की डेफिशिएंसी है उसको पूरा करने में मदद करेगा। हमारा जो इंपोर्ट बढ़ता जा रहा है एडिबल ऑयल का वो कम करने में मदद करेगा। और हमारे यहाँ जो मतलब क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स को डेवलप करने में ये मदद करेगा। तो दैट विल बी अ वेरी गुड स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट।
अगली न्यूज़ आपको यहाँ दिख रही होगी, चाइना लॉन्चेस द थर्ड एंड फाइनल मॉड्यूल फॉर तियानगोंग स्पेस स्टेशन। तो आप सबको पता होगा कि चाइना अपना खुद का स्पेस स्टेशन बना रहा है जिसका नाम है तियानगोंग। अब तियानगोंग के 3 मॉड्यूल थे, याद रखिएगा, तियानगोंग के 3 मॉड्यूल थे। उन मॉड्यूल्स के नाम मैं एक एक करके बताता हूँ, आप लोग लिख लीजिए तियानगोंग के 3 मॉड्यूल कौन कौन से थे। तो पहला मॉड्यूल था तियानहे, द फर्स्ट मॉड्यूल वॉज तियानहे वॉज द फर्स्ट मॉड्यूल, ठीक है ना। इट विल बी अ टी शेप्ड, जो तियानगोंग है वो टी शेप्ड का है, टी शेप्ड स्पेस स्टेशन रहेगा। तो फर्स्ट वॉज तियानहे, सेकेंड वॉज योर वेंशियन, WEN वेंशियन TIAN, वेंशियन वॉज द सेकेंड वन, एंड मेंगटियन इज द थर्ड वन, MENG मेंजटियन, मेंशियन MENGTIAN, ठीक है ना। तो मेंशन विल बी द थर्ड वन। तो दैट इज अ थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। तियानगोंग स्पेस स्टेशन, जिसमें कि 3 हो गए, एक होगा आपका तियानहे, सेकंड हो गया वेंशियन और तीसरा हो गया मेंशियन, ठीक है ना। तो दैट इज अ थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। US प्लान्स टू डिप्लॉय B-52s टू ऑस्ट्रेलिया अमिड चाइना टेंशन। अब US और चाइना के टेंशन बढ़ते जा रहे हैं, इस कारण से जो अमेरिका है वो 6 न्यूक्लियर कैपेबल B-52 बॉम्बर्स, 6 न्यूक्लियर कैपेबल B-52 बॉम्बर्स को डिप्लॉय कर रहा है। कहाँ पे? टू दैन एयर बेस ऑफ नदर्न ऑस्ट्रेलिया, नदर्न ऑस्ट्रेलिया में के एयर बेस में वहाँ पे जाकर के डिप्लॉय कर देगा B-52 एयर बॉम्बर्स, ठीक है ना, B-52 बॉम्बर्स। एंड दिस इज इन कोलैबोरेशन विद द रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयर फोर्स। याद रखिएगा, वहाँ पे टिंडल बेस है, टिंडल बेस, देयर इज़ अ टिंडल बेस विच इज़ अबाउट 300 किलोमीटर फ्रॉम साउथ ऑफ डार्विन, एंड वहाँ पर ये इस्टेब्लिश किया जाएगा टिंडल बेस में, ठीक है ना। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो आपको बता दिया मैंने। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। RBI's डिजिटल रुपी पायलट फॉर होल सेल स्टार्ट टुडे। RBI ने अपना डिजिटल रुपी का जो पायलट है वो स्टार्ट किया है, एंड दिस हैज़ स्टार्टेड फॉर द होल सेलर्स के लिए स्टार्ट किया है। और ई रुपी डब्ल्यू है, ठीक है ना। E-Rupee अगर ऐसा लिखा आ जाए कभी, UPSC पूछ ले कि ये क्या है, तो होल सेल सेगमेंट के लिए याद रखिएगा, होल सेल सेगमेंट के लिए ये कमेंस किया गया है 1 नवंबर से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, ठीक है ना। एंड दिस विल बी द यूज केस ऑफ पायलट फॉर सेटलमेंट ऑफ सेकेंडरी मार्केट ट्रांजैक्शंस, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के उसमें दिस यूज केस विल बी फॉर द पायलट इन सेटलमेंट ऑफ सेकेंडरी मार्केट ट्रांजैक्शंस फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ठीक है ना। So that is it for the day, friends. I hope you liked the video. Please do like and subscribe. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.